बात आज की चैनल के कार्यक्रम चुनाव चर्चा में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज चुनावों पर चर्चा करें तो उसके लिए मैं ये जानना चाहूँगा कि आप क्या अजमेर के 8वें विधानसभा क्षेत्र की गणित को समझना चाहते हैं। यदि हाँ, तो मैं ये बताऊँगा आपको कि क्या कह रहा है अजमेर का चुनावी समीकरण। दोस्तों, यहाँ इससे पहले कि मैं चुनावी समीकरण के बारे में आपको जानकारियाँ दूं, मैं आपके सामने ये स्पष्ट कर देता हूँ कि ये मेरा व्यक्तिगत आंकलन है। इसमें मैं अपने राजनीतिक समझ का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें कहीं कोई किसी ऐसे व्यक्ति या ऐसी संस्था या ऐसे उसका वो नहीं है। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो ठीक है, अन्यथा अगर आप ये सोचते हैं कि मेरा जो आंकलन था वो गलत था तो मैं आपकी सहमति के साथ हूँ। आप जिसको जिताना चाहते हैं, आप जिसको जीता हुआ मान रहे हैं, मैं भी ये मानूंगा कि आप ज़्यादा मुझसे समझदार हैं। लेकिन मेरी एक पत्रकारिता के क्षेत्र में जितनी समझ रही और जितना आकलन मैं कर पाया उतना मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूँगा। और देखें आप, सबसे पहले हम चलते हैं ब्यावर। ब्यावर में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला है। ऐसा माना जा रहा है कि शंकर सिंह रावत जो हैं उनके बीच और कांग्रेस के पारस पंच के बीच में सीधा मुकाबला है। लेकिन यहाँ मेरी जो राय है, मेरा जो आंकलन है वो ये है कि मुकाबला इंद्र सिंह बागावास और पारस पंच के बीच है। कौन जीतेगा यह तो वक्त बताएगा, 3 तारीख बताएगी। लेकिन मेरा अपना मानना है कि महेंद्र सिंह रावत, इंद्र सिंह बागावास, इन दोनों ने मिलकर जिस तरीके से अपने शंकर सिंह जी का चीरहरण करने की योजना बनाई और जिस तरीके से वो कामयाब हुए, उसको देखते हुए लगता है कि बहुत लंबा डेंट दोनों बागियों ने लगा दिया। दोनों बागी उम्मीदवार हैं, क्योंकि इन दोनों का मानना ये रहा, पब्लिक का ये मानना रहा कि इंद्र सिंह बागावास और महेंद्र सिंह रावत दोनों ही भारतीय जनता पार्टी के रूप में राष्ट्रवादी चेहरा है और सनातनी चेहरा है, भगवाधारी हैं और इनकी निष्ठा भारतीय जनता पार्टी में आज भी बनी हुई है। हालांकि ये दोनों जने पार्टी से निकाले जा चुके हैं, उसके बावजूद भी पब्लिक यह मानती है कि ये चेहरा उसी तरह का है जिस तरीके का चेहरा शंकर सिंह रावत का है। शंकर सिंह रावत के साथ में पिछला जो लंबा कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल के जो एंटी इनकम्पेंसी होती है वो रही। बहुत सारे रावत नाराज़ रहे, बहुत सारा रावत वर्ग जो उनका प्रिय मतदाता समूह है वो उनसे नाराज़ रहा और उसका पूरा लाभ महेंद्र सिंह रावत ने उठाया। इसके अलावा जो इंद्र सिंह बागावास हैं, उन्होंने बहुत ही चतुराई के साथ चुनाव लड़ा। अच्छा प्रबंधन, अच्छी छवि, अच्छे कार्यकर्ता, अच्छी टीम और अच्छी टीम के साथ साथ अच्छी पब्लिसिटी। उन्होंने जनता में जिस तरीके से अपना वर्चस्व कायम किया, उससे देखकर लग रहा है कि इस बार जो मुकाबला है वो कांग्रेस और इंद्र सिंह बागावास के बीच में है। अब इन दोनों में से मैं बताने की अगर मैं करूं तो मैं बता भी सकता हूं कि इन दोनों में से कौन जीतेगा, लेकिन ये मैं बात 2 तारीख को खोलूंगा। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि इन दोनों के बीच में मुकाबला है। चलिए आप मसूदा चलते हैं। मसूदा में अगर आप आते हैं तो वीरेंद्र सिंह कानावत जो भारतीय जनता पार्टी के हैं और कांग्रेस के जो राकेश पारिक हैं, इन दोनों के बीच में मुकाबला माना जाता है। यही माना जाता है परंपरागत कि कांग्रेस है, भाजपा है, बाकी तो है क्या। लेकिन मसूदा में पेच फंसा हुआ है। मुझे जिस तरीके का मैंने आंकलन किया और जिस तरीके के मैं नतीजे पर पहुंचा, उससे मुझे ये लगा कि मुकाबला इन दोनों पार्टियों के बीच में नहीं है। मुकाबला निर्दलियों के और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। वीरेंद्र सिंह कानावत और सचिन सांकला जो आरएलपी के उम्मीदवार हैं, उनके बीच मुझे सीधा मुकाबला लग रहा है। जहाँ तक वाजिद अली चीता का सवाल है, जो बसपा से है, वो बहुत अच्छे वोट लेके जाएंगे। मगरा क्षेत्र उनके हाथ में है, कब्जे में है और एक लंबा वोट बैंक उनके पास है। लेकिन ये लंबा वोट बैंक सीधा सीधा राकेश पारिक को नुकसान पहुंचाएगा, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा। जो मगरा क्षेत्र के मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जो लोग हैं वो सारे वाजिद अली चीता के साथ में हैं और कुछ वर्ग जो है कांग्रेस का, जो अनुसूचित जाति दलित वर्ग है, वह भी उनके कब्जे में आ सकता है। तो इस प्रकार उनका जो है वो तो सीधा सीधा सा डेंट पहुंचा रहे हैं अपने राकेश पारिक को। लेकिन सचिन सांकला जो हैं वो सीधा डेंट पहुंचा रहे हैं अपने जो भारतीय जनता पार्टी के कानावत हैं उनको। और जिस तरीके का प्रचार प्रसार और जिस तरीके के चुनाव रणनीति
चुनाव शैली उन्होंने अपनाई और जिस तरीके का उन्होंने एक विजय जुलूस निकाला, जिस तरह उन्होंने आरएलपी से मिलकर जाट बाहुल्य क्षेत्र में अपना कब्जा किया, वणिक वर्ग में अपना कब्जा किया और अन्य वर्ग ओबीसी वर्ग और उसमें भी अपनी सेंधमारी की, उससे मुझे लग रहा है कि मुकाबला कानावत और सचिन सांकला के बीच में है। चलिए आइए किशनगढ़ चलते हैं। किशनगढ़ अगर बात की जाए तो यहाँ मान्यता यह है कि मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में है, यानी कि मुकाबला कांग्रेस के विकास चौधरी और भागीरथ चौधरी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि हैं उनके बीच में है, ऐसा माना जा रहा है। लेकिन आप जानते हैं कि सुरेश टांक जो एक बहुत मजबूत पिलर और पिछली बार के विधायक हैं और जनता में उनका बड़ा अच्छा ग्राफ है, जनता में उनकी अच्छी लोकप्रियता है, उन्होंने काम भी किया है और अपने काम को लेकर भी आए हैं। बाकी तो ये दोनों विधायक, जहाँ तक अपन ये सोचते हैं कि भागीरथ चौधरी का कार्यकाल किशनगढ़ देख चुका है, एज ए विधायक उन्होंने क्या काम किया वो किशनगढ़ को मालूम है। जहाँ तक विकास चौधरी का सवाल है, उन्होंने तो कोई काम अभी किया नहीं क्योंकि उनको मौका नहीं मिला है। मौका मिलने के बाद में अगर वो इस बार चुनाव जीत जाते हैं और 5 साल अच्छा काम करते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने काम को लेकर बाजार में जाएंगे। लेकिन अभी तो उनके पास कोई काम गिनाने को नहीं है, सिर्फ विकास के सपने हैं, उनके पास सपने हैं। वो शहर अपने क्षेत्र को, विधानसभा क्षेत्र को किस तरीके से अच्छा बना सकते हैं उसके उनके पास सपने हैं और वो सपने दिखाकर ही वोट मांगे हैं। उनकी युवाओं में बहुत अच्छी फॉलोशिप है और मैं ये मानता हूँ कि उनका एक बहुत बड़ा वर्ग उनको मिलेगा। लेकिन मैं इधर साफ कर दूँ कि भारतीय जनता पार्टी के भागीरथ चौधरी, हालांकि उनका प्रबंधन बहुत अच्छा रहा, उनकी इमेज भी बहुत अच्छी है और उन्होंने अर्थ प्रबंधन भी बहुत अच्छा किया। पैसों की दृष्टि से उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी अपने चुनाव लड़ने के अंदर और पब्लिसिटी भी उन्होंने खूब की। उसके बावजूद भी, क्योंकि वो जाट बाहुल्य क्षेत्र से आते हैं और विकास चौधरी भी जाट बाहुल्य क्षेत्र से हैं, इसलिए जाटों के जो मत हैं वो 2 भागों में बट रहे हैं। और ये नहीं मैं कहता कि 2 भागों में बट रहे हैं, बल्कि मैं कुछ हिस्से पर जाट के कुछ जो वोट हैं वो सुरेश टांक को भी जाएंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरेश टांक का अच्छा स्थान है। दूसरा, शहर के अंदर सुरेश टांक का जो नंबर पोलिंग होगी, जो मतदाता प्रतिशत होगा, वो मैं समझता हूँ कि इन दोनों से ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर ऐसा होता है तो मुकाबला सीधा मुकाबला सुरेश टांक और विकास चौधरी के बीच है। विकास चौधरी और सुरेश टांक दोनों ही आगे पीछे चल रहे हैं, बराबर चल रहे हैं। इसमें किसका पलड़ा भारी होता है तो 3 तारीख तय करेगी। और इसके बीच में मैं चाहूँ तो नाम बता भी सकता हूँ, लेकिन मैं आज इस नाम की घोषणा नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये जल्दबाजी होगी। आइए हम चलते हैं पुष्कर के अंदर अगर बात की जाए तो मुकाबला सीधे तौर पर सुरेश टांक और मैं क्षमा चाहूँगा, सुरेश रावत जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार नसीम अख्तर के बीच माना जा रहा है। लेकिन मुकाबले में 2 पेच और हैं। 2 पेच हैं, एक तो अशोक रावत जो आरएलपी के प्रतिनिधि हैं और एक निर्दलीय जो खड़े हुए हैं बागी उम्मीदवार कांग्रेस के डॉक्टर श्री गोपाल बायती, वो भी एक है। और मेरा ये मानना है कि डॉक्टर श्री गोपाल बायती को कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। वो जिस तरीके से एक दुधारू तलवार की तरह से मैदान में आए, एक तरफ वो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, 20% भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो 80% नुकसान वो नसीम अख्तर को पहुंचा रहे हैं। और उनके बढ़ते हुए वर्चस्व को देखते हुए और पुष्कर के अंदर, खास तौर से पुष्कर सिटी के अंदर उन्होंने जिस तरीके से अन्य समुदायों के अंदर, खासतौर से वणिक समुदाय और ब्राह्मण समुदाय में स्थान बनाया है, उससे देखकर वो कांटे की टक्कर में आ चुके हैं। और मेरा तो यहाँ तक मानना है कि मुकाबला तीनों के बीच में है, बिल्कुल पेच बराबर का। सुरेश रावत, डॉक्टर बायती और मुकाबला है नसीम अख्तर का। जहाँ तक अशोक रावत का सवाल है, मैं नहीं समझता कि वो इन तीनों के मुकाबले में कहीं खड़े होते हैं। हालांकि वो उनका एक अपना वोट बैंक है और बागी उम्मीदवार के रूप में खड़े होते हैं तो निश्चित रूप से वो डॉक्टर श्री गोपाल बायती से भारी पड़ते। लेकिन उनका आरएलपी से खड़े हो जाना, हो सकता है कि जाट समुदाय रूपनगढ़ साइड और ये जो दूसरा साइड है जाट बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ उनका प्रभाव कुछ बढ़े, लेकिन ओवरऑल उनको नुकसान हुआ है। इसलिए मेरा ये मानना है कि मुकाबला जो है वो 3 के बीच में है, नसीम अख्तर, डॉक्टर बायती और सुरेश रावत। इसमें ज़्यादा अगर बारीकी से, अगर और भी ज़्यादा बारीकी से घुसा जाए तो डॉक्टर श्री गोपाल बायती और सुरेश रावत, इनके बीच कंटेंट बहुत कांटे की टक्कर है। अब आइए
अजमेर उत्तर। अजमेर उत्तर में अगर बात की जाए तो मेरा ये मानना है कि सीधा सीधा सा मुकाबला दो के बीच में है। तीसरा जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वासुदेव देवनानी, वो तीसरे स्थान पर हैं, क्योंकि उनके जीतने का उनके तो खुद के समर्थक ये कहने लग गए हैं। उनके ऐसे पत्रकार जो उनके कल तक उनके फेवर में लिख रहे थे वही ये लिखने लग गए हैं कि चमत्कार ही कोई उनको जितवा सकता है। तो ऐसा कौन सा चमत्कार होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी चमत्कार ऐसे होने वाला है जो देवनानी को जिता दे। यहाँ मुख्य टक्कर कांग्रेस के प्रत्याशी महेंद्र सिंह रणौता और निर्दलीय बागी उम्मीदवार जो हैं ज्ञान सारस्वत, उनके बीच में है। ज्ञान सारस की सीटी बहुत तेज़ी से बजी और उन्होंने एक मामूली से पार्षद होने के बाद भी जिस तरीके से इलेक्शन लड़ा और जिस तरह से उनकी छवि की आप कल्पना नहीं कर सकते कि जिस तरह से जन समर्थन उनको मिला, और एक बड़ा व्यापक जन समर्थन उनको मिला है। और इसलिए यह कहा जा सकता है कि उनको मिले जन समर्थन में टक्कर सीधी महेंद्र सिंह रणौता और ज्ञान सारस्वत के बीच में। एक और कुंदन सिंह वैष्णव भी खड़े हुए हैं, वो अच्छे मत लेके आएंगे। मेरा बिल्कुल मानना है कि अच्छे मत लेके आएंगे और ये मत भी किसी न किसी तरीके से सारा का सारा जो नुकसान पहुंचाएंगे वो देवनानी जी को भी पहुंचाएंगे। इस तरह से ये दिखता है। वो तो अच्छा हुआ कि लाल सिंह रावत उनसे जुड़ गए, वरना 2-4 हज़ार 5 हज़ार का डेंट वो वहाँ भी खा जाते। तो कुल मिलाकर स्थिति यह है कि अगर मतलब लोग कह रहे हैं जीत का, हर आदमी जीतने का दावा करता है, कोई हारने का दावा नहीं कर सकता। देवनानी जी भी जीतने का दावा कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि वो जीत भी जाएं। अगर वो जीत सकते हो तो जीत जाएं, लेकिन अगर जिस तरीके से ज्ञान सारस्वत की सीटी बजी है और जिस आवाज़ में बजी है, उससे ये लगने लगा है कि महेंद्र सिंह रणौता को भी सोचना पड़ेगा कि वो चुनाव जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं, क्योंकि ऐसी स्थिति आ चुकी है कि जब बहुत कांटे की टक्कर होगी। पिछली बार महेंद्र सिंह रणौता हार गए थे बहुत कम मतों से देवनानी से, लेकिन इस बार अगर वो जीते भी तो उतने ही मतों से जीत पाएंगे जितने मतों से वो पिछली बार हारे थे। इधर देवनानी जी किस स्तर पर हारेंगे या किस स्तर पर जीतेंगे फिलहाल कहना ठीक नहीं है मेरा, और मैं उनके लिए शुभकामनाएं दे सकता हूं कि वो जीतें। अजमेर दक्षिण का जहाँ तक सवाल है, अजमेर दक्षिण में निश्चित रूप से मुझे ये लग रहा है, मेरा अपना आकलन है, मैं फिर कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और द्रौपदी देवी जो कांग्रेस की हैं और भारतीय जनता पार्टी की अनीता बघेल है, इनके बीच में अगर मुकाबले को सीधा सीधा माना जाए तो सीधा सीधा है, दोनों के बीच में मुकाबला है। द्रौपदी गोली के साथ में एक माइनस पॉइंट ये जुड़ा कि वो पहले राजकुमार जयपाल की गोद में बैठ गई थी और उसके बाद में उन्होंने हेमंत भाटी का हाथ पकड़ा, और इन दोनों के हाथ पकड़ने की वजह से न वो हेमंत भाटी का साथ ले पाई ना वो राजकुमार जयपाल का साथ ले पाई, और ऐसी स्थिति में उनकी लड़ाई अकेली लड़ी है। और मैं निश्चित रूप से उनको बहादुर महिला मानता हूं और एक पढ़ी लिखी सुशिक्षित, और मैं उनका हमेशा एडमायरर रहा हूं, लेकिन इस बार उनको मुझे नहीं लग रहा है कि जीत के जो दावे हैं वो बहुत नज़दीकी से ही होंगे, आसपास होंगे। 5-10 हज़ार की जीत, 5-10 हज़ार की हार हो सकती है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों आज इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी, कल फिर हम विश्लेषण करेंगे। धन्यवाद, जय हिंद।